देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग फाइनल अकाउंट्स में लास्ट क्लास में कंसाइनमेंट का 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, तो इसका पूरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, और इस पे क्वेश्चंस भी किया था जिसमें हम लोग का इलास्ट्रेशन का जो भी क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक तो हम लोग टेस्ट योर नॉलेज जो है ये देख लेंगे, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है 3, वो कर लेंगे। तो पहले ये टेस्ट योर नॉलेज जो एक बार डिस्कस कर देते, 2-4 पॉइंट ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे पहला बोला है देखो, बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। बाई प्रोडक्ट क्या था, बाई प्रोडक्ट का मतलब है हम लोग प्रोडक्शन कुछ और करना चाह रहे थे, और हमें आउटपुट में प्रोडक्शन जो हम लोग करना चाह रहे थे वो तो आउटपुट में मिला ही, उसके साथ साथ कुछ और भी मिला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम लोग बटर बनाते हैं, ठीक है, दूध से या दही से, ठीक है, बटर बनाते मतलब जो मलाई को इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो उससे जब हम लोग बटर बनाते हैं तो हमें बटर मिल्क यानी जो छाछ है वो भी मिल जाता है। या फिर जैसे शुगर इंडस्ट्री में जब हम लोग शुगर केन यानी गन्ने का यूज किया जाता है शुगर प्रोड्यूस करने में, तो शुगर के साथ साथ मोलासिस भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो एंसिलरी प्रोडक्ट मिल जाता है, एंसिलरी मतलब उसके साथ साथ, ऐसा कोई प्लान था नहीं हमारे पास, उसके साथ साथ अगर हमें मिल जाता है, तो जैसे ऑयल रिफाइनरी में भी होता है कि ऑयल रिफाइन करते हुए ना हमें पेट्रोलियम जेली वगैरह बहुत सारा चीज मिलता है। ठीक है, जिससे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज होता है, लेकिन मेन काम था ऑयल को रिफाइन करना, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल भी मिल जाता है हमें। तो एंसिलरी जो होता है वो बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट को देखो, यहाँ पर मैंने लिखवा भी दिया था, समझा भी दिया था, इट इज रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट का रेसिडुअल पार्ट है। जैसे मैंने बोला कि जब मक्खन निकलता है रेसिडुअल मतलब बचे कुचे तौर पे बटर मिल्क यानी कि छाछ रह जाता है। इफ सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर हम लोगों का कोई बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट बोल के, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स में ये माना गया है कि देखो एक्चुअली हमें बटर चाहिए था, लेकिन बटर प्रोड्यूस करने का तो एक खर्चा है। जैसे देखो पहले मिल्क, फिर मिल्क से मान लो कर्ड बनाया गया, फिर या फिर जो मलाई वगैरह इकट्ठा करके, तो ये प्रोसेसिंग कॉस्ट तो लग जाता है उसमें, रॉ मटेरियल लेबर जो वो बना रहे हैं, तो ये जो खर्चा है, ये बटर मिल्क भी मार्केट में सेलेबल है, बटर भी है, लेकिन बटर जो है वो ज्यादा महंगा है, बटर मिल्क कम है। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब है पहला बात तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं था लेकिन मिल गया। दूसरा क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का जो सेल वैल्यू है मार्केट में वो मेन प्रोडक्ट से कम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अलग से इनकम की तरह डायरेक्ट ट्रीट नहीं करते, इसे इनकम साइड में दिखाते, लेकिन इसे हम लोग इनकम साइड में ये दिखाते हैं कि देखो मेरा बटर बनाने का कॉस्ट अगर 1000 रुपए पड़ रहा था, कॉस्ट कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, और मुझे बटर बेचना था लेकिन मुझे बटर मिल्क भी बेचने को मिला। ठीक है, तो बटर मिल्क बेच के मुझे जो पैसा मिलेगा, बटर बेच के तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मेरा मेन सेल बोल के आएगा जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद उसे ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रेडिंग मतलब जहां पर गुड्स अकाउंट। अब अगर बटर मिल्क को बेच के मुझे 300 रुपए भी रिकवर हुए हैं, तो हम बोलेंगे मेरा बटर बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मैंने एक बार याद दिला दिया क्या बोला था हम लोगों ने। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बाई प्रोडक्ट वैल्यू एट कॉस्ट और एनआरपी विचएवर इज लोअर, फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि बाई प्रोडक्ट को ऐसे नहीं, कॉस्ट और एनआरपी विचएवर इज लोअर में नहीं, हम लोग एनआरबी में ही रिकॉर्ड करते हैं। एनआरबी मतलब जो मार्केट में बेच के पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट तो हम लोग कैलकुलेट करते ही नहीं, क्योंकि उसको बनाने के लिए थोड़ी ना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था, वो तो खुद ब खुद प्रोड्यूस होके आ गया। एंसिलरी प्रोडक्ट, एंसिलरी मतलब उसके साथ साथ हमारा कोई टारगेट नहीं था वो बनाने का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ गुड्स को प्रोड्यूस करके, उसके लिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। देखो वो भी हम लोगों ने ये जब इंट्रो पढ़ा था वहां पर मैंने सारा चीज बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ये देखते हैं कि गुड्स को बेच के हमारा क्या प्रॉफिट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये देखो फैक्ट्री में कैसे, फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग जहां पर होता है उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ पर मैंने
दिखाया भी था, तो इसीलिए ये दोनों ही हमारा फॉल्स हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बोल रहा है कि कोई अनफिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग में, मतलब ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी का मतलब होता था वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो उनका काम यहाँ से यहाँ प्रोसेस पूरा बनेगा तभी ना वो फिनिश गुड्स बनेगा। अगर आधा अधूरा सिचुएशन में है और ईयर कंप्लीट हो गया, तो उस गुड्स को बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, कि वो इन प्रोग्रेस में। गुड इवनिंग सुबह। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इफ द रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स नहीं बोल रहा है, कि अनफिनिश्ड गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स या अनफिनिश्ड गुड्स, मतलब वो फिनिश गुड्स नहीं बना है लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, मिडिल वाले कंडीशन में ऐसे गुड्स को डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स या अनफिनिश गुड्स बोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हम लोग का है, तो क्या हम लोग इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाते हैं? ऑब्वियसली दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं वैसे यहाँ भी दिखाते हैं। ये भी मैंने देखो यहाँ पर बता रखा है, ये देखो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना है वहां पर दिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी रहेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो गुड्स पूरे पूरे मैन्युफैक्चर हो जाएंगे वो बेचने के लिए रेडी है, ठीक है, और उसे मुझे ट्रेडिंग में भेजना है। तो जो गुड्स अभी तक आधा अधूरा है वो तो बिकेगा नहीं, कोई भी प्रोडक्ट फिनिश्ड नहीं होगा तो वो बिकेगा कैसे? सेमी फिनिश्ड हालत में तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ सेमी फिनिश्ड है इस बार का तो उसे हम लोग हटा देंगे, और प्रीवियस ईयर का कुछ सेमी फिनिश्ड है तो उसे इस बार कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हो, आधा रह जाता है तो नेक्स्ट दिन उठ के उसे कंप्लीट करते हो ना, उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हम लोग का ट्रू हो जाएगा। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूम्ड का मतलब हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, तो हमारे पास जितना अवेलेबल था वही हम लोगों ने यूज किया। तो अवेलेबल क्या हो सकता है? मेरे पास अगर प्रीवियस ईयर का कुछ रॉ मटेरियल है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस मैंने जो खरीदा ये दोनों मिला के हो जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। मेरे पास पहले सपोज मान लो 10 किलो रॉ मटेरियल था, मैंने इस बार और भी 100 किलो रॉ मटेरियल खरीद लिया, यानी परचेस 110 मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है, उसमें से मेरे पास अभी सिर्फ 10 किलो ही बचा है। इसका मतलब 100 किलो मैंने यूज कर लिया, यूज को ही बोला जाता है कंजम्पशन, यानी ये ट्रू है। फिर बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ द फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। गलत है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग फिनिश गुड्स का क्वांटिटी जरूर दिखाते हैं लेकिन रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी का नहीं दिखाते, क्योंकि ये रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी और उससे बनना फिनिश गुड्स वो तो फैक्ट्री में होता है ना। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसको उस पे प्रोसेस किया जाता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। और कभी कभी वो डब्ल्यूआईपी में रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर उसको ट्रांसफर करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है अगर बीच में ईयर एंड हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी नहीं आएगा, वो फैक्ट्री से रिलेटेड पार्ट है, इसीलिए फॉल्स होगा। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। कभी नहीं, क्योंकि ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। ओवरहेड जो है लैंग्वेज, इसका मतलब ही होता है इनडायरेक्ट, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला भी हम लोग का क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। ये सारा चीज मेरा समझाया हुआ भी है, ये देखो यहाँ पर लिखवा भी दिया था। ऑल देखो इनडायरेक्ट का मतलब होता है ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट से कोई लिंक नहीं है, और मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसका भी एग्जांपल से तुम लोग को समझाया था। अच्छा, अब देखो एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में यहाँ पर बोल रहा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन द पीरियड विल अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, ओवरस्टेट करंट एसेट, अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, नन ऑफ दिस। मतलब समझो, बोल रहा है कि हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अगर कम दिख गया है, मान लो कम कैलकुलेशन कर चुके हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। मान लो यहाँ पर टोटल आया है टू साइड में 100 और यहाँ पर आया है हम लोग का
150, तो मेरा जो स्टॉक है ये 150 नहीं, ये मान लेते हैं यहाँ पर कम करके दिखाना पड़ेगा, ये हो गया 80। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कितना जाएगा, ट्रेडिंग में 20 यूनिट्स चला जाएगा। ठीक है, अब इसके वजह से हम लोग जब ट्रेडिंग में इसको ट्रांसफर करेंगे तो 20 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल होगा। अब बोल रहा है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हम लोगों ने कम दिखा दिया, अब हमारे पास 20 यूनिट्स है, इसको हम लोगों ने मान लो सेल कर दिया 30 यूनिट में, तो प्रॉफिट 10 दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा इतना हुआ, उसमें से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रह गया 80 रुपीज का सामान। अब इसका मान लो 80 के जगह मैंने यहाँ पर कर दिया है 70। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देन ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जो फिनिश गुड्स है उसे ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में बेचने के लिए, वो हो गया 30। ठीक है, अब हम लोग इसको सेल करते हैं, इसको सेल करेंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जैसे 10 रुपीज प्रॉफिट लगा के, सेल मुझे 30 ही रखना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू ना मुझे थोड़ा सा कुछ और लिखना चाहिए तो समझ में आएगा। इसको 70 के जगह हम कर लेते हैं, अंडर स्टेटेड करना था तो इसे हम कर ले 75, देखते हैं कितना हो जाएगा, 75 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, अब 25 बेचने के लिए दिया गया, जिसे मैंने 30 में बेचा, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना है 5 रुपीज। अब ये बोल क्या रहा है, फिर से समझाते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मैंने कितना दिखाया 75 दिखाया, जबकि मुझे दिखाना चाहिए था 80। अंडर स्टेटमेंट मतलब क्या, किसी वजह से कम दिखाया गया है, तो 80 के जगह अगर 75 दिखाया गया है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आया, सीधे सीधे प्रॉफिट पे आया। प्रॉफिट 10 के जगह 5 दिखने लगा। ठीक है, सेल वैल्यू तो मैंने कांस्टेंट ही रखा है। गुड इवनिंग असीमा। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो, तो यहाँ पर हम यही समझाना चाह रहे थे कि 80 जो हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, ये बाई चांस अगर हम लोग कम दिखा देते हैं तो हम लोग का ट्रेडिंग में ट्रांसफर 25 हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी एज इट इज रखा, यहाँ भी 100 रखा, यहाँ भी 100 रखा, मतलब हम लोग को प्रिपेयर करने का खर्चा 100 हुआ, जिसमें से 80 रुपीज का स्टॉक अभी तक पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ, मतलब 20 रुपीज का ऐसा स्टॉक है जो हम लोग चाहे तो बेच सकते हैं, तो इसको मैंने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया। 20 रुपीज के स्टॉक को 10 रुपया प्रॉफिट लगा के बेच दिया 30 में। देखो मैंने यहाँ भी 30 रखा है सेल वैल्यू, लेकिन ये कम दिखाने की वजह से मेरा जो ट्रेडिंग का ट्रांसफर का वैल्यू कम हुआ, क्योंकि वैल्यू कम हुआ तो 25 का चीज 30 में बिका, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है कि हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को कम दिखा देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड। अगर हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। ठीक है, और अगर ज्यादा दिखा देते हैं गलती से तो फिर प्रॉफिट झूठ मूठ का बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवर प्रॉफिट दिखेगा। तो ये पूछा था यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो इसका आंसर हम लोग का सी होगा। सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब तुम लोग को ऐसे ही पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा यूज किया गया, उसके हिसाब से क्या होगा, तो प्रॉफिट को यहाँ पर बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मतलब होता है प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी होता है। इसका कंसेप्ट भी मैंने बताया था, अभी हम लोग जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पढ़ेंगे तो ये सब और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट मिला उससे बिजनेस को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो पे करने के बाद मेरे पास जितना बचेगा तो वो हो जाता है मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है, देखो सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेल्स का मतलब है गुड्स बेचना या सर्विस बेचना जो भी हो। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया, सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस उसमें लगा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं, अगर लॉस में बेच रहे हैं तो क्या होगा, कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी चीज मैन्युफैक्चर किया फिर उसे बेचा, ठीक है, तो मान लो मैन्युफैक्चर किया 100 रुपए में, 10 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा, तो सेल वैल्यू 110 हुआ। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कौन सा सही है बोलो, कौन सा सही होगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें से कौन सा आंसर सही है, माइनस वाला तो होगा नहीं, समझ में ही आ रहा है, माइनस वाला तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन प्लस वाला, ये दोनों में से कौन सा सही है,
कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हम लोग बेचना चाहते हैं उसका कॉस्ट, जैसे 110 में बेचा उसका कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं COGS। सिर्फ कॉस्ट नहीं बोल के बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें कौन सा प्रॉफिट ऐड होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्यों नहीं होगा? नेट प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट से सारे खर्चे पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, तो ये मेरा सेल्स का वैल्यू कभी नहीं बताएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट में अगर COGS ऐड करते हैं वो सेल का वैल्यू नहीं बताता है। फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट से COGS, ये तो कोई इक्वेशन बनता ही नहीं है, और ये COGS से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके दिखा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट है तो ऐड होगा, अगर लॉस है तो लेस हो सकता है सेल वैल्यू से। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर बी, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, या ऑल द थ्री। ऑल द थ्री होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इनडायरेक्ट कोई भी खर्चा हो उसे ओवरहेड बोला जाता है। ये भी ओवरहेड है, ये भी ओवरहेड है, ये भी ओवरहेड है। अब मैन्युफैक्चरिंग का और एक नाम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का और एक नाम प्रोडक्शन भी होता है, वर्क्स भी होता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग तो होता ही है, इसीलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है देखो, सेल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू। सेल वैल्यू बाई प्रोडक्ट का कहाँ क्रेडिट किया जाता है? अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यहाँ पर इसका रिवर्स क्वेश्चन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री में। जब हम लोग कुछ प्रोड्यूस करें, मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी निकल के आया है, तो वो होता है बाई प्रोडक्ट, तो वो फैक्ट्री रिलेटेड है। फैक्ट्री रिलेटेड सारा खर्चा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड। ऑल ऑफ द थ्री, ये आंसर होगा। क्यों बता देते हैं? पहला बात है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो हमें क्या बताता है? डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये तो इजीली तुम लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने इसी से स्टार्ट किया था। ये मैंने एक फैक्ट्री बनाया था, ऐसे लिखा था फैक्ट्री, बोला मैंने फैक्ट्री का जो भी डिटेल्स हमें रिकॉर्ड करना है उसके लिए जो अकाउंट का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये वाले पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट, बात एक ही है। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। एक ही बात है, ये पढ़ के समझने वाला बात है। फिर यहाँ क्या बोला है? इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक विद कॉस्ट रिकॉर्ड। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम लोग करते हो या कभी किए हो, मैंने भी करवाया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बैंक में जो हमारा रिकॉर्ड है और हमारे अकाउंटेंट हमारे बिजनेस का या पर्सनली अगर हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें अगर मिसमैच होता है तो क्यों हो रहा है, उसे सही करने का तरीके को बोला जाता है रिकंसाइल करना। मतलब फिर से चेक करना कि क्यों मिसमैच दिख रहा है। जब एक ही जैसा ट्रांजैक्शन हर जगह पे हो रहा है, मिसमैच दिखता है। जैसे मान लो मैंने अपना पैसा, मान लो चेक मैंने किसी के नाम पे चेक इशू किया, ठीक है, मुझे किसी को 1000 रुपए देने थे, मैंने 1000 रुपए का एक चेक इशू कर दिया उस पर्सन को, ठीक है, लेकिन वो पर्सन उस चेक को लेके घर पे ही बैठा है, वो बोल रहा है हम 1 महीने बाद जाएंगे चेक को, या फिर मान लो 7 डेज बाद जाएंगे, 7 डेज बाद जाएंगे इस चेक को इनकैश करवाने के लिए। तो मैंने तो अपने जो मतलब बिजनेस में जो मेरा अकाउंट्स मेंटेन होता है या फिर जो अकाउंटेंट है उनको तो मैंने बता दिया होगा कि मेरे कैश बुक में एंट्री कर दो कि मैंने मेरा एक्सपेंस पे कर दिया, एक्सपेंस टू कैश। लेकिन मेरे बैंक का जो पासबुक है उसमें तो ये 1000 रुपए डिडक्ट नहीं होगा तब तक जब तक ये पर्सन वो चेक को लेके बैंक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मिसमैच होगा, मुझे मेरा टोटल बैलेंस में 1000 कम दिख रहा है, जबकि अभी इस सिचुएशन में अगर हम लोग मैच करने जाए तो बैंक अकाउंट में 1000 डिडक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन कैश बुक में 1000 डिडक्ट दिख रहा है, ठीक है। कैश बुक मतलब जो हम लोग अपने बिजनेस में अकाउंटेंट के थ्रू से या खुद मेंटेन कर सकते हैं, तो ये होता है रिकंसिलिएशन। वैसे ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड का भी रिकंसिलिएशन होता है। अब ये दो चीज क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब जो सीए में जो करते हैं, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। अब वो कौन सा रिकॉर्ड बनाते हैं? गुड्स मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बुक मेंटेन करते हैं, जो कि एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो फाइनेंशियल बुक मेंटेन करते हैं। वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब कॉस्ट और फाइनेंस में फर्क क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग प्रोडक्ट को बनाने का जो भी खर्चा है
उसको जब रिकॉर्ड करते हैं उसे कॉस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, और वहां पर एस्टिमेटेड बेसिस पे भी होता है कि हम लोग इतना मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इतना ये परचेज कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग ये सब रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देखो, ये इसका तो बहुत डिटेल्स बोलना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं, हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो लोन का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो हम लोग पीएल में दिखाते हैं इंटरेस्ट लोन का। ये कहां पर रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल बुक में। लेकिन कॉस्ट वाले ये सब रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्ट वाले सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का खर्चा ही रिकॉर्ड करते हैं, बाकी बिजनेस का कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिटर को कुछ देना है, डेटर से कुछ लेना है, इनसे ये सब चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर यानी रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उस प्रोडक्ट का सेल वैल्यू डिसाइड करने तक का जो सिचुएशन है वो कॉस्ट वाले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि हमारा कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक में डिफरेंस क्या है, क्यों हो रहा है। तो उसको रिकंसाइल करने के लिए भी हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हेल्प करता है। क्यों करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें पता चलेगा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा क्या है। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। तो ये जितना भी थ्योरी एमसीक्यूज था और ट्रू फॉल्स था मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखते हैं क्या बोला है। इसमें देखो बोल रहा है मिस्टर पंकज रन से फैक्ट्री विच प्रोड्यूस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। मोटर स्पेयर बनाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का, यानी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स वेर ऑब्टेन अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने का जो भी खर्चा है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। क्या क्या है, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो प्रीवियसली जो आधा अधूरा गुड्स बना हुआ था उस पे खर्चा लग चुका है अब तक का 3,90,000। इसका मतलब ये होता है इस बार जो गुड्स आधा अधूरा है, पूरा नहीं बना है, उस पे खर्चा लगा है 5,07,000। रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब एडजस्ट करके हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रिटर्न भी किया है कुछ, तो रिटर्न भी एडजस्ट होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये देखो वेजेस में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, रॉयल्टी भी मैंने लास्ट दिन बताया कि रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है। फिर यहाँ पर रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस। बाई प्रोडक्ट भी इनका एक प्रोड्यूस्ड हुआ है जिसपे इनको 20,000 रिकवरी होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमें मिस्टर पंकज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, तो जैसे जैसे खर्चा मिल रहा है वैसे लिखेंगे। जैसे ओपनिंग WIP, तो इसको हमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का 3,90,000 तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, क्योंकि ये बनाने के लिए WIP कंडीशन तक पहुंचाने का खर्चा तो है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग WIP। अच्छा, अब क्लोजिंग, क्लोजिंग इधर लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग WIP मतलब इस बार जो गुड्स आधा अधूरा रहा तो ये हटा देना चाहिए, मतलब ये इधर लिखेंगे तभी डिडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग बेच नहीं सकते, यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कितने का स्टॉक ऐसा बन चुका है जो फिनिश गुड्स है, यानी कि जिसे हम लोग बेच सकते हैं। फिर दिया है रॉ मटेरियल का परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब दिया है, तो हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। और ये मैंने कैसे सिखाया है, ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल हम लोग के पास था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,09,000। नहीं, मैंने शायद गलत देख दिया, ये वाला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,02,000। इतना रॉ मटेरियल हम लोग के पास है और भी हम लोगों ने परचेज किया है।
इसके बाद हम लोगों ने परचेज किया है 12,10,000 का रॉ मेटेरियल और रिटर्न भी कर दिया। रिटर्न किसको करेंगे? क्रेडिटर, ठीक है। बाई चांस हमें जरूरत नहीं होगा, कुछ भी रीजन होगा, रिटर्न हुआ है कितना? 18,000 का रिटर्न हुआ है, तो 18,000 रिटर्न कर देंगे। लेस करना पड़ेगा रिटर्न करने से। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना अवेलेबल फॉर सेल है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा। 3,02,000 का हमारे पास मेटेरियल था, हम लोगों ने और भी 12,10,000 का परचेस किया, लेकिन उसमें रिटर्न कर दिया 18,000। तो ये माइनस करने से जो आ रहा है 14,94,000, ये क्या हो जाएगा? अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। इतना अवेलेबल है यूज करने के लिए, अवेलेबल फॉर। अच्छा, अब इसमें से कितना यूज हुआ है कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे। अगर ये पूरा यूज हो सकता है, लेकिन कुछ बचा हुआ है तो उतना यूज नहीं हुआ होगा, बाकी यूज हुआ होगा। 3,10,000, 3,10,000 यहाँ से लेस हो जाएगा तो कितना आएगा देखते हैं। यहाँ से ये हो गया 11,84,000। इतना हम लोगों ने कंजम्पशन किया है फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है, तो पहले डायरेक्ट सारा लिख लेता है। डायरेक्ट वेजेस, जैसे मैंने कि फॉर्मेट तुम लोग को बता ही रखा है कि कैसे लिखने से सुविधा होता है। पहले डायरेक्ट सारा चीजों को लिखो। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, फिर इनडायरेक्ट लिखो। तो इससे क्या होगा? गलत नहीं होता है, सीक्वेंस भी मेंटेन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कितना है ये देखो, 2,10,000। अच्छा, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी लिखेंगे। ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, टू डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। और ये है 40 नहीं, ये है हम लोग का 1,30,000। इसके बाद इनडायरेक्ट खर्चा लिखते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है? परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये सब लिख लिया। रिटर्न, इनडायरेक्ट मेटेरियल 16,000, मेटेरियल 16,000। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस 48,000, वेजेस 48,000। अच्छा, इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000। अच्छा, इसके बाद है रिपेयर्स मेंटेनेंस के बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड। तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000। अच्छा, इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 60,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 60,000। अच्छा, और यहाँ पर बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट भी एक बना है जिसको बेच बच के 20,000 मिला है। तो यहाँ पर इनकम, तो ये लिखेंगे बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000। अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो ये बना क्या? अकाउंट क्या बोल रहा है? अकाउंट बोल रहा है कि जो गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चर करने गए, ठीक है, तब हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी 3,90,000 का सेमी फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, तो उसे कंप्लीशन करना पड़ेगा। उसके बाद अब उसको कंप्लीशन करने के लिए उस पे जो भी काम बाकी है, मान लो मटेरियल का काम बाकी है तो मटेरियल का खर्चा इंक्लूड होगा, लेबर बाकी है तो लेबर, सारा कुछ कुछ बाकी है तो सारे चीजों का एडिशन यहाँ पर करेंगे। जो भी यहाँ पर एडिशन करने से ये फिनिश गुड्स बनेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने बाकी और भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या खर्चा किया है। 11,84,000 का हम लोगों ने मेटेरियल का यूज किया, 2,10,000 का हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस का यूज किया, ठीक है। रॉयल्टी का 1,30,000 का हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। ये टोटल 19,40,000। अच्छा, इसका मैंने इनर कॉलम में लिख लिया है, तो इसको हम एक बार टोटल कर लेते हैं। 60 और 40, 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3,30,000
और यहाँ पर हो जाएगा 3,30,000 मतलब 3,78,000 3,78 3,78 और 16 3,94,000 ठीक है, ये टोटल बन गया 3,94,000 और इनडायरेक्ट खर्चे मिला के हम लोगों ने खर्चा किया है 3,94,000 ठीक है, तो ये टोटल हो गया 23,08,000 तो 23,08,000 ओवरऑल इस पीरियड में खर्चा लगा है ठीक है, लेकिन उससे 5,07,000 का सेमी फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा नहीं बना ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। ये 18,01,000 का खर्चा लगा है फिनिश गुड्स बनाने का, लेकिन 20,000 हम लोगों को बाई प्रोडक्ट बेच के भी रिकवरी हुआ है, तो हम लोग 20,000 लेस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कम हो गया। तो ये ट्रेडिंग में जो जाएगा, यहाँ से ट्रेडिंग में जाता है, तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट बोल के यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड $17,81,000 $23,08,000 ठीक है, ये टोटल हो गया, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था और कुछ नहीं ठीक है, इसमें बोला था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें पूरा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी है, शायद बोल रहे ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस्टर शिवी रिलेटेड टू 1920 देयर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट्स, कुछ फिगर्स जो है वो मिसिंग है। कौन सा मिसिंग फिगर है, ये देखो जो डॉट डॉट करके दिया हुआ ये वाला, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये तीन फिगर हम लोग का यहाँ से मिसिंग है। कौन सा अकाउंट है, रॉ मेटेरियल। नीचे क्रेडिटर अकाउंट से कुछ मिसिंग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन टैली भी तो नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, क्योंकि ये 22 लाख और ये 6 लाख है, यहाँ 15 लाख है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, यहाँ पर ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड मिसिंग है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, बोल रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया है तुम लोगों ने, तो 10 लाख का परचेज किया है हम लोगों ने मशीन, जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं किया गया, तो अभी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा गलती हो जाता है तो उसे सुधार, ठीक है, गलती हो सकता है लेकिन गलती तो सुधारना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड कैसे होगा, मशीन टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश या बैंक या फिर क्रेडिटर, ठीक है, हमें तो यहाँ बोला नहीं है कि परचेज कैसे हुआ है, लेकिन मशीन परचेज की उसको ही ऑमिट कर दी, उसका इम्पैक्ट हमारा ये सारे अकाउंट में कैसे आएगा वो देखना है। मशीनरी आर चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन 10%। अब मशीन अकाउंट अगर हम लोगों ने मतलब लिखा ही नहीं है मशीन, तो उसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। क्यों, क्योंकि मशीन यूज होता है फैक्ट्री, उसका लॉजिक देखो, मशीन फैक्ट्री में यूज होता है। अब मशीन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन खरीदने से तो वो एसेट होता है, वो हमारे बैलेंस शीट में आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आएगा, क्योंकि मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, जैसे तुम लोग पीएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जो जिन्होंने कभी फाइनल अकाउंट्स किया उनको पता है, क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये डेप्रिसिएशन जो है ऑफिस से रिलेटेड एसेट्स का डेप्रिसिएशन है, लेकिन जब हम लोग फैक्ट्री, मशीन नॉर्मली तो फैक्ट्री में रहेगा, फिर तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन हम लोग पीएल में मशीन का भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हाँ करते हैं ना। अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अवॉइड किया है, बनाने नहीं बोला है, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग पीएल में ही मशीन का भी डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ठीक है, बात को समझो। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के करने बोल रहा है क्वेश्चन, तब तो अच्छा ही है, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में डालो। लेकिन अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला है, फिर भी प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, देन ये जाना चाहिए पीएल में। इसके बारे में हम लोग जब सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग दिया है, तो कंफ्यूजन का तो कोई सवाल नहीं है। तो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर भी करवा चुके, वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन का होता है
फिर उसके बाद पीएल टू डेप्रिसिएशन होता है, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब अभी पीएल में तभी देंगे जब हम लोग ये मानेंगे कि ऑफिस रिलेटेड एसेट है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग मैन्युफैक्चरर का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में मशीन यूज होता है, फैक्ट्री में यूज किया गया मशीन का अगर डिप्रिसिएशन होगा तो वो पीएल के जगह कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब जब मशीन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं है तो उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट इसका मतलब गलत है, ठीक है। इसको हमें करना पड़ेगा सही। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है वेजेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ये जो वेजेस है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बोल रहा है कि फैक्ट्री वर्कर को 3 लाख का वेजेस और लेबर एट ऑफिस का 50,000 इंक्लूडेड है, मिला के 3,50,000। बट अभी अभी मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिलेटेड विद फैक्ट्री, ठीक है, तो फैक्ट्री वर्कर का वेजेस दिया हुआ है, अच्छा बात है। ऑफिस का वेजेस यहाँ नहीं आएगा। ऑफिस वर्कर को अगर हम लोग वेजेस दे रहे हैं तो वो नॉर्मली कहाँ आना चाहिए, पीएल में आना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग का पीएल में आना चाहिए। देखो तो वो हम लोग का पीएल में आना चाहिए, ऑफिस से रिलेटेड वेजेस। अब तुम लोग सोचोगे वेजेस तो पीएल में नहीं आता है, ट्रेडिंग में आता है, बताएंगे वो भी। अभी इतना समझो, ट्रेडिंग पीएल में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफिस का यहाँ पर नहीं आएगा, इतना फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये वेजेस भी गलत है, इससे हमें 50,000 डिडक्ट करके लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है, बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 ऑफ विच 30% पर्टेन टू ऑफिस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 30% ऑफिस का है, तो 70% ही फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000 में इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 80,000 पूरा हटा के उसमें सिर्फ और सिर्फ 70% एड बैक करना है। फ्यूल चार्जेस बोल रहे 20,000, ये दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूल जो है ये हमारे किससे रिलेटेड होता है, फ्यूल चार्जेस हम लोग का फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड है 35,000, ठीक है। तो फ्रेट इनवर्ड जो 35,000 है, ये हम लोग क्या करेंगे, फ्रेट इनवर्ड जो 35,000 ये इसमें इंक्लूडेड है, ये भी सही है, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल को कैरी करके लेके आने का खर्चा। आप सोचोगे कि ट्रेडिंग में भी तो लिखते हैं, ट्रेडिंग में वो लिखेगा ना जो फिनिश गुड्स कैरी करके लाएगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो फिनिश गुड्स क्यों कैरी करेगा, वो तो खुद ही फिनिश गुड्स बनाता है, तो वो रॉ मटेरियल कैरी करेगा, तो रॉ मटेरियल को कैरी करने का खर्चा, तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, मतलब कस्टमर का डिलीवरी चार्जेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फ्री में मान लो कस्टमर को हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका चार्जेस ऑर्गेनाइजेशन खुद बेयर कर रहा है, तो ये डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर मतलब कैरेज आउटवर्ड जिसे बोला जाता है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। तो ये जो है मतलब फ्री डिलीवरी टू कस्टमर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर ले रहा है ये खर्चा, तो ये 20,000 इंक्लूडेड है। बट ये पीएल का है, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं। फैक्ट्री में क्या खर्चा होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो खर्चा है वही सिर्फ फैक्ट्री में आएगा, ये तो बिकवाने का खर्चा है, ये नहीं आएगा, ये पीएल में आता है। हम लोग को सही करना है ये सब जो भी गलत हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट को प्रिपेयर करके हमें देना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। अच्छा, पहले हम लोग इसमें अकाउंट जो है लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। एक है हम लोग का रॉ मटेरियल अकाउंट, जैसा लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। पहले हो जाएगा रॉ मटेरियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, रॉ मटेरियल अकाउंट। इसमें लिखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ये ठीक है, इसमें तो कुछ गलती बोला नहीं है ना, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उससे गलती रॉ मटेरियल्स का कुछ भी निकल के नहीं आता। फिर बोल रहा है बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि हमें फिलअप करना है, बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना कंज्यूम हुआ है वो हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है टू क्रेडिटर, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, हमें फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मैंने ऐसे लिख के रख दिया, ये सब खाली जगह है, हम लोग को ये फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिटर, चलो लिख लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट।
क्रेडिटर अकाउंट में देखो टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 22 लाख। बाई बैलेंस सी बीडी 15 लाख, क्रेडिटर है तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आता है। बाई बैलेंस बीडी 15 लाख, मतलब मार्केट में 15 लाख का लाइबिलिटी है क्रेडिटर का, और हम लोगों ने पे किया है 22 लाख। अब ऐसा कौन करेगा कि मुझे 15 लाख पे करना है, मैंने 22 लाख पे कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब और भी परचेज किया होगा तभी एक्स्ट्रा पे किया गया है। और यहाँ पर बच रहा है टू बैलेंस सीडी 6 लाख, इसका मतलब टू बैलेंस सीडी 6 लाख, इसका मतलब है अकाउंट को तो रीड करने आना चाहिए। इसका मतलब है मार्केट में मेरा 15 लाख लाइबिलिटी था, ये ओपनिंग है, और मैंने पे किया 22 लाख। अब ऐसा कौन करेगा, 15 लाख बाकी है 22 लाख, ऐसा तो कोई पे नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोगों ने और भी क्रेडिटर से कुछ खरीदा होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने 22 लाख पे किया। लेकिन पे करने के बाद बोल रहे हैं हमारा लाइबिलिटी अभी भी 6 लाख बना हुआ है। ठीक है, ये देखो क्लोजिंग में अभी बोल रहा है कि लाइबिलिटी 6 लाख बना हुआ है। ऐसा क्यों, मतलब परचेज अमाउंट कितना रहा होगा, 22 लाख से ज्यादा रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग का न्यू परचेज और ओल्ड जो लाइबिलिटी वो मिला के 22 लाख ही होता तो मेरा क्लोजिंग में और कुछ नहीं दिखता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज बोल के इसको लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर रिलेटेड विद परचेज, ये तो कोई नया मैटर नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसका टोटल कर लेते हैं 28 लाख, यहाँ पर 28 लाख, और ये डिफरेंस जो है वो 13 लाख का आ रहा है। इसका मतलब 15 लाख का लाइबिलिटी था और भी 13 लाख का हम लोगों ने परचेज किया, बना 28 लाख। 28 लाख का लाइबिलिटी भी 22 लाख पे करेंगे तो 6 लाख ही बचेगा। वही मैंने बताया कि हम लोग का लाइबिलिटी जो है न्यू परचेज वो 22 लाख को एक्सीड करके चला गया है। तो वो देखो परचेज कितना है 28 लाख हो गया ना, तो इसीलिए 22 लाख पे करने के बाद भी 6 लाख दिख रहा है। चलो ये ना वर्किंग नोट लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जब क्वेश्चन का आंसर करने बोला है ना, हमें बोला नहीं कि क्रेडिटर अकाउंट को बना के दिखाओ, हम लोग को सिर्फ बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल अकाउंट को बना के दिखाओ, क्रेडिटर को नहीं बोल रहा है। तो इसको वर्किंग में डाल सकते थे, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको लिख दिया। लेकिन जब तुम लोग ऐसा क्वेश्चन में रहेगा सोल्यूशन करोगे तो इसको वर्किंग नोट में डाल दो। ठीक है, अभी अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्यों, इसको फिर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये एक बार हम मेन सोल्यूशन का पार्ट रख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल में हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल में हम लोग यहाँ पर अभी तो कुछ लिख नहीं सकते, हमें क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर, ये सब ढूंढना पड़ेगा। हाँ क्रेडिटर तो मिल गया, ये देखो परचेज टू क्रेडिटर है ना, मतलब हम लोगों ने 13 लाख का इस बार परचेज किया है। तो रॉ मटेरियल अकाउंट में क्या होगा, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हम लोगों ने जितने अमाउंट का परचेज किया है, तो ये कितना है 13 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का परचेज। रॉ मटेरियल का ये क्या बता रहा है अकाउंट, रॉ मटेरियल का बता रहा है ये पहले से हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है, हम लोगों ने अभी कितना खरीदा कैलकुलेट किया क्रेडिटर अकाउंट से, तो हम लोगों ने 13 लाख का और खरीदा, तो हमारे पास टोटल 14 लाख का रॉ मटेरियल है। अब इसमें से कितना कंज्यूम्ड हुआ है वो देखना पड़ेगा, वो तो कैसे निकाले, वो तो अभी देरी लगेगा निकालने में, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर मिसिंग फिगर है। ये देखो ये वाला, ये नहीं निकल जाएगा ना यहाँ से, तो ये यहाँ पोस्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ जाएगा। फिलहाल तो 13 लाख लिख के ही हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर। अब बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखो क्या दिया है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें फिलअप करना पड़ेगा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ম্যাম बोलो। হ্যাঁ বলছি যে ওই বাই পারচেজটা কেটে বাই র মেটেরিয়াল লিখলে ভালো হবে, মানে কি এইটা থাকে बाय লিখতে পারো, বাই র মেটেরিয়াল তারপরে পারচেজ, র মেটেরিয়াল পারচেজ, এটা এই যে র মেটেরিয়াল পারচেজ লিখে দিলেও হবে, মানে এই অ্যাকাউন্টটা তো ওরা নিজেরাই নামটা দিয়েছে, ওটা পারচেজ অ্যাকাউন্ট করলেও হয়। এবারে এখানে তুমি ধরো র মেটেরিয়াল পারচেজ লিখে দিলে, আর এই কথাটাকে যদি তুমি এইভাবে লেখো তাহলেও হবে, কারণ এটা তো ম্যানুফ্যাকচারার, তাহলে র মেটেরিয়ালই পারচেজ করবে, তাহলে র মেটেরিয়াল পারচেজ। এবারে এই অ্যাকাউন্টের নামটা ওরা নিজেদের মতো করে দিয়েছে, র মেটেরিয়াল পারচেজ অ্যাকাউন্ট, র মেটেরিয়াল তো পারচেজই করবো না, তাহলে র মেটেরিয়াল পারচেজ অ্যাকাউন্ট, তো এটা ক্রস পোস্টিং হয়ে গেল। বুঝতে পারলে? अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम ये हमें फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद देखो वेजेस तो दे रखा है, लेकिन इस पे रेक्टिफिकेशन करना है वेजेस। ठीक है, इसका वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं, इसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर है
डिप्रिसिएशन था, इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत जो है मॉडिफिकेशन का जरूरत है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका भी सेम कंडीशन, इसमें भी हमें चेंजेस करना है। तो ये सब के लिए हम लोग बनाएंगे छोटा छोटा वर्किंग नोट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर जब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा बाय ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो फिनिश गुड्स बन गया जिसे हम लोग को ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मेरा ये सारे अमाउंट में थोड़ा बहुत मिसमैच है तो ये भी तो गलत होगा ना। क्यों? ये जो अकाउंट बना हुआ है ये मुझे मिसिंग फिगर दे दिया, मतलब ये मुझे नहीं शो कर रहा है कि क्या है। लेकिन जब ये दिखा रहा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या आता है, इधर का टोटल ही तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोल के लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये मिसिंग दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये सबका टोटल ये लोग बता रहे इतना है। अगर कोई नीचे का इंफॉर्मेशन नहीं पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए फटाफट इधर लिखेगा 17,94,000, इधर भी लिखेगा 17,94,000, फिर ये सब माइनस करके यहाँ पर बैलेंस अमाउंट लिख दिया, गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नीचे का इंफॉर्मेशन तो देख लो, नीचे का इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो फिर ये तो ये सब अगर मॉडिफाइड होगा तो ये सब का टोटल भी तो मॉडिफाइड होगा। इसका मतलब ये इतना नहीं रहेगा, इसमें भी चेंजेस आना चाहिए। तो ये चीज का इम्पैक्ट भी हमें देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं फिर इसी से क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 17,94,000 को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये सब का टोटल सही आता है ना। ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही किए हैं ना, ये तो कोई नया चीज नहीं है। अच्छा, अब देखो हम एक एक वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे कि पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस का, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा वेजेस जो गिवन है। अब उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो देख लेते हैं। वेजेस गिवन है हम लोग का 3,50,000। मॉडिफिकेशन कैसे करना है, मुझे सिर्फ ये अमाउंट देखना है कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आना चाहिए, और जो नहीं आना चाहिए वो एक्सक्लूड कर देंगे। बोल रहे कि फैक्ट्री वर्कर का 3 लाख है, चलो 3,50,000 में फैक्ट्री वर्कर, क्योंकि बोल रहे वेजेस इंक्लूड, मतलब ये 3,50,000 में फैक्ट्री वर्कर और ऑफिस वाला दोनों का ही इंक्लूडेड है। मुझे ऑफिस वाले को एक्सक्लूड करना है क्योंकि ऑफिस का खर्चा कभी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ से लेस कर देंगे ऑफिस वेजेस, ऑफिस वेजेस 50,000, तो ये हो गया 3 लाख। तो ये हम लोग का यहाँ पर वर्किंग नोट 1 में ये जो है ये अमाउंट हम लोग का 3 लाख आ जाए। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन जो है क्वेश्चन में वो कितना है। देखो डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो 2 लाख है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें गलती क्या हुआ था। इसमें गलती मुझे जितना याद आ रहा है, एक मशीन है जो खरीदा गया है बट उससे रिकॉर्ड नहीं किया गया और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 10 लाख होगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, एक एक एसेट का डेप्रिसिएशन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है तो उसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू omission, due to omission of machine and its depreciation। अब मशीन ही रिकॉर्ड नहीं किया तो डेप्रिसिएशन कहां से रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो omitted, now included। कितना इंक्लूड करेंगे, 10 लाख का मशीन है, उस पे 10% डेप्रिसिएशन पर एनम बोला है। देखो और कुछ बोला नहीं है, 10 लाख और 10% रेट बोला है, तो हम लोग 1 ईयर का ही दिखा देंगे क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तो 1 ईयर का ही बन रहा है ना, तो 1 लाख। तो ये बन गया 3 लाख। तो ये डेप्रिसिएशन भी हम लोग का यहाँ पर आ जाना चाहिए 3 लाख। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन
और डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, जो गिवन है देख लेते हैं, फिर उसमें क्या इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ब्रैकेट में गिवन तो ये देखो 2,44,000। अब इसमें से क्या क्या लेस होगा, ये नीचे 3 नंबर पॉइंट बताएगा हमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, लेकिन बोल रहा है कि 30% ऑफिस का है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हमें कितना यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, ऑफिस का जितना है वो हट जाएगा, ठीक है। अब ऑफिस का कितना है 80,000 का, 80,000 का कितना है 30%, तो 80,000 का 30% यानी 24,000। देखो ये 2,44,000 में ना क्या क्या इंक्लूड है पता है। 2,44,000 में 80,000 इंक्लूड है, ये देखो इंक्लूड बोला है ना, 20,000 इंक्लूड है, ठीक है, 35,000 इंक्लूड है और 20,000 इंक्लूड है। इसका टोटल कितना होगा 80 20 1,20,000 1,55,000 ऐसे हो रहा है। फिर तुम लोग सोच सकते हो कि फिर इसका टोटल 2,44,000 क्यों है, मतलब और भी कुछ है जिसपे कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन ये सब इंक्लूडेड है। अब 80,000 पूरा इंक्लूड होना नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें ऑफिस का पार्ट भी है, तो 80,000 तो उसमें एडेड है, तो मुझे 80,000 का जितना पोर्शन हटा देना चाहिए मैंने उतना ही हटा दिया। अच्छा, फिर यहाँ से और क्या हटेगा, जैसे बोल रहा है फ्यूल चार्जेस, ठीक है इसे मत हटाओ, फ्यूल तो ऑफिस में ही आता है, सॉरी फैक्ट्री में ही आता है, तो फिर ये तो इंक्लूडेड है, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम। फ्रेट इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन लॉजिक सोचो, ट्रेडर जो है वो तो फिनिश गुड्स पे फ्रेट लगाएगा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग पे ही आना चाहिए क्योंकि ये लोग तो रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे। फ्रेट इनवर्ट मतलब रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को खरीद के लेके आने पे जो कैरेज देना पड़ता है। तो अब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो फिनिश गुड्स तो खरीदने वाले हैं नहीं, तो रॉ मटेरियल पे लगेगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो ये एडेड है, सही बात है। डिलीवरी चार्जेस नहीं होना चाहिए, ये होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमें यहाँ से लेस करना चाहिए। हम लोग कभी कभी कस्टमर को खुश करने के लिए क्या करते हैं, फ्री डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर जो है ये हम लोग का पीएल का पार्ट होता है, तो ये यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो 44,000 डिडक्ट होगा, मतलब 2 लाख। तो वर्किंग नोट 3 ये हम लोग का यहाँ पर 2 लाख लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये ट्रेडिंग को मॉडिफाई करेंगे, इसका भी बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, ये मॉडिफाई करेंगे, फिर इससे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम बैक कैलकुलेशन करके मिल जाएगा। तो वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, ये बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, देखते हैं कितना है। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो ये लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा देखो, हम लोग को जो गलत कैलकुलेशंस हुए थे और उसके हिसाब से जो दिया हुआ था वो हमें कितना दिया हुआ था, 17,94,000। चलो ये लिख लेते हैं, 17,94,000 हम लोग को दिया हुआ था, लेकिन ये कैसे आया था मैंने बता भी दिया, ये सब टोटल करके, लेकिन जब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो इसमें भी होगा। तो इससे क्या क्या लेस हो जाएगा, यहाँ पर जो भी मेरा लेस हुआ है, जैसे कि देखो ये देखो यहाँ पर जो भी मेरा लेस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, हम इस तरह से दिखाते हैं। ट्रेडिंग यहाँ से चेक करेंगे पता चलेगा, देखो वेजेस से स्टार्ट करते हैं। वेजेस हम लोगों ने यहाँ से 50,000 हटा दिया, तो ये टोटल से भी 50,000 हटना चाहिए, या फिर ये वर्किंग नोट एक एक देख के कर सकते हो। ऑफिस वेजेस मेरा यहाँ डिडक्ट हुआ है तो यहाँ भी डिडक्ट होगा, टोटल में तो यही सब का टोटल था ना, तो अगर मेरा वेजेस 50,000 से कम हो गया तो मुझे यहाँ से भी 50,000 हटा देना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऐड हुआ है तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना ऐड हुआ है ये 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर दिखा देंगे। हम वर्किंग नोट के हिसाब से चल रहे हैं एक एक पॉइंट लेके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस ये माइनस कर देंगे, डिलीवरी चार्जेस ये भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लिखते हैं लेस ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस तो था 20,000 था, और ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी शायद 24 आया था, चेक कर लेते हैं 24।
24। अब माइनस करके देख लेते हैं कि इसका सही अमाउंट कितना आएगा। 20 और 24, 44, 1,44 और 1,94 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 17,94 से 1,94 मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 16 लाख। सही हुआ? सही नहीं हुआ ना? देखो एक बार कितना हो रहा है। 50, 20, 70, 1,94। 3 लाख आ रहा है। ओ, डिप्रिशिएशन भी हम माइनस कर दे रहे, इसीलिए डिप्रिशिएशन तो ऐड है ना, हम ये सब माइनस कर दे रहे। तो मैंने 1 लाख माइनस कर दिया, जबकि मेरा 1 लाख ऐड होना चाहिए। तो ऐड करके फिर से एक बार ऐड करें, मतलब तुम लोग खुद से ऐड कर लो, मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया। 18 लाख होगा, चेक करके देख लो, ये 2 माइनस होगा, ये प्लस होगा, 18 लाख होगा। ठीक है, तो 18 लाख हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर 18 लाख लिख लेंगे। मेरा टोटल सही इसका होना चाहिए 18 लाख। अब हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्लोज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगर 18 लाख होगा तो ये मैं जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। 18 लाख में से बैलेंस करेंगे 3 3 6 2 8, मतलब 10 लाख। ठीक है, ये कैसे निकल गया है? बैलेंसिंग फिगर करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग का 10 लाख जो है कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जैसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो गया, हम लोग यहाँ पर ये 10 लाख लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो 14 लाख था, पहले से 1 लाख था, 13 लाख हम लोगों ने परचेज किया था, उसमें से 10 लाख यूज कर लिया, तो 4 लाख बचेगा क्लोजिंग स्टॉक में। अब तो कुछ मेहनत है ही नहीं। ये तो मतलब एक नॉलेज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुम लोग का नॉलेज बिल्डअप होगा। आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पर बस कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं बोला। ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक ट्रायल बैलेंस पूरा बना हुआ है। प्रिपेयर क्या करने बोला है, एक बार नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल, सारा चीज ही प्रिपेयर करके देने के लिए बोला है। ठीक है, चलो प्रिपेयर करके देखते हैं। मतलब लास्ट दिन में हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वैसा ही है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रिपेयर करके देना है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, कौन है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा। अच्छा, अब ट्रेडिंग पीएल नॉर्मली एक ही साथ होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन में मैंने अलग अलग करके दिखाया है, तो हम अलग ही दिखा देते हैं, तुम लोग एक साथ ही दिखाओ। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के दिखा देते हैं, एक साथ ही दिखाना चाहिए, ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल, ये इतने में हो जाएगा। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as on 31st of March 2020। अच्छा, देखते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक में है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का डिटेल्स रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चर्ड होने का डिटेल्स रहता है, तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली वहीं पर जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लूज टूल्स ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में, एसेट में जाएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है ड्राइंग्स करने से मेरा कैपिटल कम होता है, तो ये कैपिटल से लेस हो जाएगा 20,000। सैलरीज जो है ये मेरा पीएल में जाएगा, ठीक है, सैलरीज जो है ये मेरा पीएल में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वेजेस जाता है, वर्कर को नॉर्मली हम लोग वेजेस वगैरह पे करते हैं। कोल एंड फ्यूल, तो ये तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है, कोयला फ्यूल वगैरह तो फैक्ट्री में ही लगता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। हम जस्ट एक बार बता दे रहे हैं कौन सा चीज कहाँ जाएगा। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस हमेशा कुछ नहीं पता होता है ना हमें इसके बारे में, जनरल मतलब नॉर्मल खर्चा, तो जनरल एक्सपेंसेस हम लोग का कहाँ पर जाएगा? ये हम लोग का पीएल में जाएगा, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हम लोग का पीएल में जाएगा। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये भी हम लोग का पीएल में जाएगा। पीएल में क्या जाता है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, सेल करवाने का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स से लेस हो जाएगा। बैड डेप्ट हुआ है तो सेल करने के बाद का बात है, तो पीएल में जाएगा, ठीक है, बैड डेप्ट पीएल में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस बता ही दिया है, फैक्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। पावर कंजम्पशन फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेड, लोन बोल लिया होगा, लोन का इंटरेस्ट, तो ये कहां पर जाएगा? ये पीएल में जाएगा ये खर्चा, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री का खर्चा जाता है, अब इंटरेस्ट के साथ फैक्ट्री का क्या रिलेशन, ठीक है, वहां तो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा आता है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा में इंटरेस्ट में फर्क होता है। इंटरेस्ट लोन लिया है बिजनेस चलाने के लिए, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इसीलिए ये हम लोग का ट्रेडिंग में भी नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉक रिलेटेड खर्चा होता है। ये ऐसा खर्चा है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा है। मतलब देखो, बिजनेस मेरा चले या ना चले, मैंने एक बार लोन ले लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो इस तरह के खर्चे को इनडायरेक्ट खर्चा भी, इनडायरेक्ट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग नहीं, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो बोल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, तो ये सेल के बाद ही होगा, अगर हम लोगों ने किसी कस्टमर को सेल किया है तो उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो ये पीएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ट जो है वो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मार्केट से अगर हम लोग कुछ लेके आ रहे हैं कैरी करके, तो उसका खर्चा, तो कैरेज इनवर्ट रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगा। यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड अभी भी बताया, फ्री में डिलीवरी करते कस्टमर को, तब जो पेमेंट करते कैरेज आउटवर्ड होता है, वो पीएल का पार्ट होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन पेड, कोई एजेंट वगैरह रखे सेल करवाने के लिए, उनको कमीशन दे रहे हैं, तो ये भी पीएल में जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, ये मेरा लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट का। लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो ये मेरा क्या है? ये प्रीवियस ईयर का बैड डेब्ट होने की वजह से, मतलब हो सकता है ऐसे एस्टिमेट करके जो प्रोविजन किया हुआ है उसका अमाउंट है 2000। अब ये कहां पर जाता है? इसका दो ट्रीटमेंट हो सकता है, लास्ट दिन भी मैंने दिखाया, या तो पीएल के बाई साइड में लिखो क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है, या फिर नए प्रोविजन से कंपेयर करके देखो कि पुराने प्रोविजन का कितना यूज कर पा रहे। सेल्स जो है ये हम लोग का 1,50,000, ये ट्रेडिंग में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट पीएल में, सॉरी बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। अब नीचे का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये 2 बार होगा, ठीक है। फिनिश गुड्स जो है ये हम लोग का 1 लाख का, ये एक बार तो हम लोग का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इस बार क्रिएट करने बोला है, 5% ऑन सैलरी डेटर, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,03,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी प्रोवाइडेड। तो बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है, ये कौन सा बिल्डिंग है हमें कुछ नहीं बताया है, कि ऑफिस बिल्डिंग है कि फैक्ट्री बिल्डिंग है,
तो कुछ नहीं बताया तो हम लोग इसको ऑफिस ही मानेंगे, ठीक है। तो ऑफिस का डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी जो है ये तो फैक्ट्री से ही होगा। ये नहीं भी बताया तो पता है प्लांट मशीनरी ऑफिस में नहीं होता है, वो फैक्ट्री में होता है, तो ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब ये एक बार तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग और ये आइटम मेरा पीएल में जाएगा, और उसके बाद ये उसी एसेट से लेस होके भी बैलेंस शीट में दिखेगा। एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन का इनकम जो है ये हम लोग का पीएल में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है। हम लोग का काम है कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना, कमीशन हमारा मेन काम नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, जो हमारा इनकम करने का मेन जरिया नहीं है, ठीक है, इसे बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कुछ कमीशन वमीशन मिला है किसी वजह से, तो ये वाला हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये पीएल में जाएगा। अब क्योंकि एक्रूड था तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा। इंटरेस्ट एज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था किसी पे, उस पे इंटरेस्ट मिला, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एज वेल एज बैलेंस शीट और यहाँ पर पीएल में दिखेगा। फिर बोल रहे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी का बाकी अमाउंट जो हमें पे करना चाहिए था बट हम लोगों ने नहीं किया। आउटस्टैंडिंग क्या है, किसी ये एक पर्सनल अकाउंट है ना, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें किसी को पे करना चाहिए था 2000 बट हम लोगों ने किया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर सैलरी में, ठीक है। सैलरी में ऐड करके दिखाएंगे कि हम लोग का खर्चा क्या है, क्योंकि हम लोग का ये सारा अकाउंट क्या बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, मतलब हमें पे किया हो या नहीं किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा ड्यू हो चुका है अमाउंट तो मुझे ये इस साल के अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, ठीक है। प्रीपेड इंटरेस्ट, तो प्रीपेड इंटरेस्ट मेरे इस साल से रिलेटेड नहीं है, मुझे प्रीपेड इंटरेस्ट मिला है तो मेरा इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फाइनल अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे तो बनता ही है, ऊपर से ये ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। तो इस ईयर का कोई भी डेटा या फ्यूचर ईयर का कोई भी डेटा अगर यहाँ पर इंटरेक्ट हो रहा है तो हमें इसको करंट ईयर से रिलेटेड है कि नहीं देखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर ये प्रीपेड इंटरेस्ट का ही देख लो, हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रीपेड कर दिया, मतलब इस साल का नहीं है नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन प्रीपेड कर दिया है इंटरेस्ट का पैसा, तो फिर ये हम लोग का इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमें हटा देना चाहिए। अभी करेंगे तो देखो और भी अच्छे से पता चलेगा। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, तो यहाँ लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के लिख लेते हैं, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पर ही उसी का पोर्शन दिखा देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैलकुलेट करने पे हमें चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1,50,000, 1,50,000। अच्छा, फिर इसके बाद फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट तो पीछे ही बना हुआ, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 75,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, तो रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया तो यहाँ पर ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 1 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है लूज टूल्स, तो लूज टूल्स भी हम लोग का यहाँ पर आएगा एसेट साइड में। अब लूज टूल्स ना फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, करंट एसेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है या करंट एसेट का। तो नॉर्मली जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो इसमें हम लोग ये मान के कर सकते हैं कि लूज टूल्स हमारा जो है वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो इसका नोट दे देना चाहिए कि लूज टूल्स फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट। नॉर्मल सेल्स पे से फिक्स्ड एसेट लिया जाता है, क्योंकि ये कभी कभी करंट एसेट भी हो सकता है अगर वो फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन जो एज 10 के हिसाब से उसे फुलफिल नहीं करता है। तो लूज टूल्स, ठीक है, तो लूज टूल्स हो गया 30,000। ये आउटर में लिख रहा है क्योंकि इस पे मैंने कोई डेप्रिसिएशन नहीं देखा तो एडजस्टमेंट तो होगा नहीं। फिर इसके बाद बोला है प्लांट मशीनरी 30,000, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट
एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 30,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 25,000, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 35,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 5,000। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड हम लोग का बोला है कहाँ चला गया 20 और ये हो गया 5,000, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 20 और ये 5,000, कैश एट बैंक 5,000। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर फिक्सचर 15,000, फर्नीचर फिक्सचर 15,000, फिर से यहीं पर आएगा फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर फिक्सचर 15,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल 15,000, ये करेंट एसेट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल मतलब यहाँ पर लिखते हैं कैश इन हैंड के आगे बिल्स रिसीवेबल, ये सब करेंट एसेट है, करेंट एसेट को नीचे लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल 15,000। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री डेटर है 40,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर। अब इसमें ना प्रोविजन का एडजस्टमेंट होगा तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर 40,000, कैसे पता चलेगा कब इनर कॉलम में लिखना है? तुम लोग जब एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो उसके हिसाब से पॉइंट आउट कर लेना। जैसे देखो, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है, जब एग्जाम में पेपर मिलेगा तो ये जो डेटर है, डेटर के आगे तुम लोग को ऐसे करके एक पॉइंट आउट कर लेना है। जब डेटर का पोस्ट करोगे तो याद आ जाएगा कि हमें थोड़ा एक लाइन जगह छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है ड्रॉइंग्स 20,000, ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। ड्रॉइंग्स 20,000, तो यहाँ पर लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 20,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं सैलरी 20,000, सैलरी में भी एडजस्टमेंट था तो सैलरी पीएल में आता है, तो ये ट्रेडिंग बनेगा। इसके बाद यहाँ पर पीएल बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए इतना जगह रख देते हैं और थोड़ा कम रखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, इसमें भी आउटस्टैंडिंग था, एडजस्टमेंट था, तो इसको हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे। सैलरी हो गया मेरा, ये रहा 20,000, ठीक है। सैलरी ये इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 20,000। अच्छा, इसके बाद है कोल एंड फ्यूल 15,000, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा कोल एंड फ्यूल, तो यहाँ पर लिखते हैं जगह थोड़ा सा रख के टू कोल एंड फ्यूल, कोल एंड फ्यूल 15,000। अच्छा, ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 20,000। एडवर्टाइज, अच्छा जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस पीएल में आएगा 4,000, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पर तो मुझे जगह रखना पड़ेगा, ये तो हो गया गड़बड़। यहाँ ट्रेडिंग पीएल पूरे में आएगा ही नहीं, जगह कम हो गया। एक काम करते हैं, ट्रेडिंग पीएल के लिए तो मुझे ट्रेडिंग पीएल में तो बहुत सारा आइटम था, मैंने पता नहीं क्यों इतना कम जगह रख दिया। एक काम करते हैं, हम ना ट्रेडिंग पीएल को बैलेंस शीट के बाद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तुम लोग को यहीं पर बनाना है, अभी यहाँ लिखेंगे ना तो जगह नहीं होगा, सिर्फ ट्रेडिंग का ही होगा। तो पीएल जो है उसके लिए जगह कम पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये पूरा पेज ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए रख देते हैं और ट्रेडिंग पीएल को पीछे बनाते हैं। लेकिन तुम लोग अपने कॉपी में ऐसे ही करो, और अगर मेरा देख के जगह थोड़ा रखे हो तो देखो पेन से, अगर तुम लोग का छोटा, मुझे तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तुम लोग का अगर हो जाएगा तो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ट्रेडिंग पीएल, ये मैंने पूरा है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए रख दिया जगह। अच्छा, यहाँ पर बनेगा हम लोग का ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग में था टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड
गुड्स 75,000। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, इनर कॉलम में 20,000 लिखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद हम लिखने जा रहे थे जनरल एक्सपेंस, यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस। ये आउटर में लिख देंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आउटर में लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस 4,000। एडवर्टाइजमेंट, ये भी पीएल का आइटम है 5,000, क्योंकि पीएल में क्या आता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ये हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट 5,000। अच्छा, इसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में सेल से लेस हो जाना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग बाई सेल्स लिखेंगे तो उससे लेस करके लिखेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये एक पैटर्न है लिखने का। वैसे तो सेल्स रिटर्न का एंट्री तुम लोग को पता ही है। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। अब ये क्लोज करना पड़ेगा कहां पर? हमें ट्रेडिंग पीएल ये सब में। तो ये कैसे क्लोज होगा? जब हम लोग ये एंट्री जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर पोस्ट करते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम लोग लिखते होंगे टू डेटर बोल और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कितने का सेल्स रिटर्न हुआ, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 रुपए का होगा तो यहाँ पर 100, तो यही ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। तो ये हमारे सेल्स के वैल्यू को कम करेगा उतने से। और डेटर का जो लेजर बनेगा ना, उसमें हम लोग बाई सेल्स रिटर्न बोल के जब रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा वो खुद ब खुद सेल्स रिटर्न लेस होकर दिखेगा। अब सेल्स अगर मेरा कम हो जाता है सेल्स रिटर्न करने पे तो मुझे तो सेल्स से लेस करके दिखाना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो सेल्स रिटर्न जो है वो हो जाएगा 10,000, यहाँ पर बोला है 10,000। अच्छा, इसके बाद बैड डेट, ये भी मेरे सेल का रिलेटेड आइटम है तो ये मेरे पीएल में जाएगा। बैड डेट टू बैड डेट टू बैड डेट ये हो जाएगा 4,000। बैड डेट हो गया 4,000। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का, तो टू डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर लिखेंगे। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 80,000। अच्छा, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर ले। सैलरी था? नहीं, इसमें कुछ नहीं था। डायरेक्ट वेजेस हो गया पावर, पावर रिलेटेड विथ फैक्ट्री, तो टू पावर 30,000। पावर बोल रहा है 30,000। अच्छा, फिर इसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये पीएल में जाएगा 7,000। टू इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट में लेकिन हम लोग का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था, तो इंटरेस्ट पेड को हम इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000। और इस पे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, बाद में देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है। डिस्काउंट अलाउड 3,000, तो बस एक लाइन जगह छोड़ देते हैं। टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम लोग का लॉस है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड करने से क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, फिर वो क्या हो जाता है? पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस से रिलेटेड, सेल वाले या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो सब पीएल में क्लोज होते हैं, तो पीएल में ही क्लोज कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, फिर कैरेज इनवर्ड, तो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हो जाएगा 15,000। अब ये यहाँ भी लिख सकते हो या फिर इस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करके भी चाहो तो लिख सकते हो कैरेज इनवर्ड, क्योंकि परचेस करते हुए ही हुआ है। फिर बोल रहे हैं कैरेज आउटवर्ड, पीएल का आइटम कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब फ्री डिलीवरी का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड 7,000। कमीशन पेड टू कमीशन, ठीक है। अब कमीशन का हम लोग का कुछ इंफॉर्मेशन था, एक्रूड कमीशन बोल के कुछ था क्या? हाँ, एक्रूड कमीशन था 12,500, लेकिन ये बोल रहा है
एक्रूड कमीशन इज टू बी रिसीव्ड, मतलब कमीशन का इनकम बोल रहा है, लेकिन ये क्या है, ये कमीशन पेड है, तो ये कमीशन का खर्चा है, तो इसके साथ वो एडजस्ट थोड़ी ना होगा। कमीशन मेरा इनकम भी हो सकता है, कमीशन मेरा एक्सपेंस भी हो सकता है। मैंने किसी को कमीशन पे किया, मुझे बिजनेस करते हुए किसी चीजों का कमीशन मिला, तो जो कमीशन मिलता है वो रिसिप्ट होता है, और जो पेड मतलब एक्सपेंसेस है, तो ये कमीशन है बोल के इसके साथ एडजस्ट कर दोगे तब गलत हो जाएगा। एक्रूड कमीशन ऑफ 12,500 इज टू बी रिसीव्ड बोला है, ठीक है, तो इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। अच्छा, फिर बोला है देखो परचेज रिटर्न, तो ये परचेज से लेस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने परचेज किस चीज का किया था, रॉ मटेरियल का, अगर हम लोगों ने रिटर्न किया है तो यहाँ से लेस करेंगे। रिटर्न, परचेज रिटर्न है हम लोग का 5,000, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद बोल रहे हैं कैपिटल, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल तो बैलेंस शीट में आता है ना, तो कैपिटल कितना अमाउंट बोला है, 1 लाख। तो फिर यहाँ बोला था बिल्स पेबल, तो बिल्स भी मैंने करवाया है, इसीलिए इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिल्स पेबल क्या होता है। 24,000 हम लोगों ने बिल्स पेबल में 5 से 6 क्लास जो है किया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, इसीलिए पहले ये सब चैप्टर हमें कर लेना चाहिए, नहीं तो ना समझ में नहीं आता है कि ये बिल्स पेबल इधर क्यों आया। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन, लोन तो लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000, अब इसको पीएल में दिखाएंगे। अब इसका दो ऑप्शन है, या तो बाई साइड में दिखा दो पीएल का, या फिर यहाँ पर प्रोविजंस जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। तो इस बार कितना क्रिएट किया है और पहले से कितना क्रिएटेड है हम समझा देंगे। ओल्ड मतलब जो ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है ऑलरेडी क्रिएटेड है कितना, 2,000। अब इसका यूज कैसे होगा हम बताएंगे। यहाँ पर सेल्स बोल रहा है 8,50,000, 8,50,000। अच्छा, फिर बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, अगर कस्टमर का बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो बैंक उसके अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा ड्रॉ करने का जो है चांसेस देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये है 23,000। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी था वो मैंने लिखवा दिया। अब नीचे देखो क्या क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर 1 लाख। फिनिश गुड्स का स्टॉक कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग को लिखना चाहिए ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये वैल्यू है 1 लाख का। और जैसे कि हम लोग को पता है ये हमेशा दो जगह पे आता है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। इसका रीजन भी मैंने बताया, लास्ट दिन ऐसा क्वेश्चन किया था, ये सबका एंट्री नहीं हुआ रहता है, इसका एंट्री करना पड़ता है, इसीलिए डबल एंट्री, तो दो जगह पे इम्पैक्ट आएगा, दो अकाउंट तो बनेगा। तो ये 1 लाख इधर आ गया, और एक बार हम लोग का बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग एसेट में लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख हो गया, ये कंप्लीशन। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, इस बार 5% क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर पे 5%, ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सेल पे बताया था, तो नॉर्मली सन्ड्री डेटर भी होता है, बाकी जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। हमें 5% क्रिएट करना है, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 40,000 पे 5% यानी 2,000 मुझे
हो सकता है प्रोबेबली कि मुझे नहीं मिले, क्योंकि सेल किए सारे पैसा मिल गया ऐसा तो होता नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो बैड डेप्ट हो ही जाता है। तो ये एस्टिमेटेड बैड डेप्ट है जिसको बोला जाता है प्रोविजन। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रोविजन कर रखा है, एस्टिमेशन 5% है उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रोविजन कर रखा है, डेटर के वैल्यू को कम करके दिखा है। तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 2000 से, क्योंकि अगर मेरा सेल के हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये मेरा डाउट है, तो मेरा 2000 से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब ये कहाँ चार्ज करना चाहिए, दो जगह पे होता है ना, जैसे ये देखो एक बार डेटर को कम किया और पीएल को भी कम किया जाएगा। अब नया प्रोविजंस कितना क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नया प्रोविजंस हमें 2000 क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पहले से ही 2000 का प्रोविजन क्रिएटेड ही है। तो इस बार पीएल से हमें कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, बात को समझो। प्रोविजंस हमारे पास पहले से 2000 का पड़ा हुआ है, इस बार प्रोविजंस जो क्रिएट करना है वो 2000 का ही करना है। तो हर बार प्रोविजन क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट से अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करके। अब सेम अमाउंट अगर मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है तो हम उसे क्यों मतलब पीएल से ड्रॉ करें, तो इसीलिए मेरा ये माइनस हो जाता है, न्यू से ओल्ड माइनस कर दिया। अब ये लॉजिक भी कर सकते हो या फिर यहाँ भी दिखा सकते हो, प्रीवियस ईयर का 2000 बना हुआ, इस साल का हमें 2000 बनाना है, इधर लिखेंगे तो भी हमारा सेम ही इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इधर 2000 इधर 2000 लिखने का मतलब है दोनों का इंपैक्ट तो जीरो ही आया ना, एक ही बात है। अच्छा, अब ये भी मैंने दो जगह लिख लिया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ कैलकुलेट भी नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करके दे ही दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000 दे दिया, इसको हमें पीएल में भी दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाए, जगह तो कम हो गया फिर से, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ दिखा देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000, ठीक है, यहाँ पर हो गया ज्यादा। चलो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फिर बोल रहे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3000। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोग को यहाँ पर माइनस कर देते हैं और दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना हो जाएगा 3000, 3000। अब ये क्लोज करके आउटर में इसका अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ चला गया मैन्युफैक्चरिंग, इधर है, चलो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 3000, ये लिख दिया मैंने। प्लांट मशीनरी है बोल के मैन्युफैक्चरिंग में लिखा। एक्रूड कमीशन, कमीशन का पैसा हमें मिलना बाकी है, कितना 12500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर, ठीक है। इज टू बी रिसीव्ड मतलब अभी भी रिसीव होने वाला है, हुआ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है कि रिसीव होगा तभी हमें लिखना है, नहीं ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब रिसीवेबल है तो भी लिखेंगे, अगर ड्यूरिंग द ईयर का इनकम है तो फॉर द ईयर बोला है तो इस साल का है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, नहीं एक्रूड इंटरेस्ट नहीं था, ये क्या था, एक्रूड कमीशन 12000, एक्रूड कमीशन 12500। अब ये रिसीवेबल है तो ये करेंट एसेट में भी जाएगा। मेरा बैलेंस शीट जो है किधर है, बैलेंस शीट इस पेज में चला गया, ये रहा एक्रूड कमीशन। तो इधर जो है यहाँ पर लिख देते हैं एक्रूड कमीशन मतलब इनकम रिसीवेबल 12500, दो जगह पे पोस्ट कर दिया, इनकम दिखाया क्योंकि रिसीवेबल मोड में, रिसिप्ट नहीं हुआ तो फिर इससे हमें करेंट एसेट में भी दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट है एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 15000। अच्छा, और एक इंटरेस्ट है तो ये भी लिखना पड़ेगा, एक्रूड यहाँ नीचे लिख देते, जगह नहीं, वैसे कैश जो है वो एकदम लास्ट में होना चाहिए, कैश इन हैंड को नीचे लिख देते, हो जाएगा कैश इन हैंड 20000। यहाँ पर कैश इन हैंड 20000, यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए थे उस पे इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है 15000, बट अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये इनकम है, लेकिन इनकम रिसिप्ट नहीं है बट होना चाहिए, ठीक है।
तो इसीलिए ये हम लोग करंट एसेट में भी दिखाएंगे, रिसीवेबल मोड में है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, तो ये हम लोग का करंट लायबिलिटी भी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, सैलरी हम लोगों ने 20,000 दिया है, जबकि हमें देना चाहिए और भी 5,000, तो यहाँ पर 2,000, तो लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, ठीक है। तो ये ऐड करके एक्चुअली खर्चा है 22, बट हम लोगों ने 2,000 नहीं दिया, लेकिन हमारे इस साल का ही खर्चा है, तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग, खर्चा पे नहीं किया टाइम पे तो वो लायबिलिटी बन जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ठीक है। दो जगह पे आ गया। अच्छा, प्रीपेड इंटरेस्ट, हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रीपेड कर दिया, मतलब इंटरेस्ट अभी पे करना ही नहीं था, बट हम लोगों ने पहले से ही दे दिया, तो इंटरेस्ट के अमाउंट से हम लोग का लेस हो जाना चाहिए। बट कौन से इंटरेस्ट के अमाउंट से? प्रीपेड मतलब खर्चा वाला इंटरेस्ट, यानी लोन वोन लिया होगा वो वाला, तो यहाँ से लेस करेंगे प्रीपेड, क्योंकि हम लोगों ने जो पे किया है वो इस साल का पूरा इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है। कितना प्रीपेड किया है? 1,500, तो ये लेस कर देंगे। 5,500 इस साल का खर्चा है, तो 1,500 हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिखा दिया, वो हटा दिया। लेकिन मैंने जैसे बोला कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का एंट्री नहीं होता है, तो इसका एंट्री हमेशा 2 बार होगा, तो ये और एक अकाउंट में जाएगा। कहां पर जाएगा? ये मेरा करंट एसेट है, तो प्रीपेड इंटरेस्ट बोल के मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, प्रीपेड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रीपेड इंटरेस्ट बोल के आ जाएगा मेरा 1,500। अच्छा, बस ये कंप्लीट हो गया। अब हमें एक एक चीज अकाउंट जो है क्लोज करते जाना है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसको क्लोज करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करते, ये वाला पहले देख लेते कितना होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 1,50,000 ओपनिंग स्टॉक में था, परचेज हुआ 5 लाख माइनस 5,000, तो ये हो गया 6,45,000। उसके बाद कोल फ्यूल का 15, फैक्ट्री रेंट का 20, डायरेक्ट वेजेस का 80, पावर का 30, कैरेज का 15 और डेप्रिसिएशन का 3,000, तो ये हो गया 8,08,000 टोटल। अच्छा, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इधर हमारा क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, तो ये ही हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स हम लोगों ने मैन्युफैक्चर्ड किया है उसका टोटल कॉस्ट बन रहा है 8,08,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे बेचना है, तो बेचने वाला अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिनिश गुड्स पे लिख सकते हो, टू फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। 8,08,000 का फिनिश गुड्स हमारा ट्रांसफर हुआ, तो 8,08,000 का फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ। और सेल कितना हुआ है देखते हैं। 8,50,000 से 10 हटा देते हैं, 8,40,000 का सेल हुआ है। 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बना है, तो ये हो गया 9,40,000 टोटल। और 9,40,000 से यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये बन गया 57,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 9,40,000 ये मेरा निकल के आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल करके, प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के, तो यहाँ तो प्रोडक्ट का ही बात हो रहा है। अब ये अकाउंट भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? ये कॉस्ट में है कि हम लोग का प्रीवियस ईयर का कितना फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, इतने रुपए का। अब इस बार का कितना है? इतने का। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग नहीं बेच पाए, ये भी कॉस्ट में है। सिर्फ ये वाला जो है, इसमें
सेल, ये सेल वैल्यू पे है, मतलब इसमें कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये हमें सेल वैल्यू बता रहा है। और यही प्रॉफिट को इधर एलिमिनेट किया जा रहा है 57,000, मतलब एक्चुअली जो स्टॉक बेच के हमें 57,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका कॉस्ट कितना है 8,40,000 माइनस 57,000। तो इस तरह से ये अकाउंट बना हुआ है, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है, इस तरह से ये अकाउंट बन गया। अच्छा, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ब्रॉट डाउन करते हैं पीएल अकाउंट में, क्यों? क्योंकि इसी प्रॉफिट से बिजनेस के बाकी खर्चे हमें पे करना है। बेच के जो पैसा आता है वही अगर पूरा हमारा इनकम हो जाता तब तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का जो भी एंसिलरी खर्चा है, जैसे उसे मेंटेन करने का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो भी हमें पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना हो रहा है खर्चा हम लोग का। यहाँ पर इनकम कितना हुआ है, देखो प्रॉफिट कमाया है 57,000। अच्छा, कमीशन का होगा 12,500, इंटरेस्ट का होगा 15,000, तो ये टोटल बन गया 84,500, ठीक है, ये टोटल बन रहा है 84,500, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इससे हमें जो भी खर्चा पे करना है हम लोग कर सकते हैं। तो देखो खर्चा पे करके देखते हैं बचता है कि नहीं कुछ। 22,000 सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1,000 डेप्रिसिएशन, 4,000 जनरल, 4 + 1 5 5 10 10 और 4 14,000, तो 14,000 कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद 5,500, 3,000, 7,000, 9,000, 24,000, ठीक है। 24,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। नेट प्रॉफिट मतलब ये प्रोप्राइटर अब अपने पास रख सकता है, प्रोप्राइटर यानी बिजनेसमैन, ये अपने पास रख सकता है, ये उसका प्रॉफिट हो गया जिसको वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में उसे मिला है 24,000। वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरा प्रॉफिट 57,000, ये खर्चा कौन पे करेगा? सारे खर्चे पे कर दो जिनको जो भी देना है। अब देखो जो बच रहा है वो हम लोग जो है अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट मेरा यहाँ पर आ गया था, तो हम यहाँ पर ही उसको दिखाएंगे फिर से। यहाँ पर ऐड हो जाएगा कैपिटल में नेट प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल हमारा प्रॉफिट या लॉस से ही बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो ये हो गया 24,000 नेट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स कर लिया है 20,000। अच्छा, ये एडजस्ट करके कितना होगा 1 लाख माइनस 20, 80, 80 और 24, तो ये हो गया 1,04,000। अच्छा, 1,04,000 प्लस 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 24, 23 और 2, 25 और 24, 4,03,000, ठीक है। अच्छा, इधर भी इतना ही होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा इतना हो रहा है कि नहीं। मैंने लिख तो दिया, हम देख लेते हैं। 25,000 लेस करते हुए देखते हैं, अगर जीरो हो जाएगा तो सही है। 25,000, 1,500 और 15,000 मतलब 16,500। अच्छा, फिर 12,500, 15,000, तो 1,38,000। फिर इसके बाद 35,000, 30,000, 1,31,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर 15,000, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 15,000। तो ये माइनस करना था, मैंने शायद गलत कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार कर लेते हैं। 1 लाख माइनस 1,000, ये भी तो कैलकुलेट करना था, मैंने किया ही नहीं। 99,000 और ये हो जाएगा 27,000, 30 से 3 माइनस हो जाएगा, तो 99 प्लस 27,000, 15 और 30 मतलब 45, 45 और 35 मतलब 80,000। अच्छा, फिर 38, 1,38,000। अच्छा, 15, 12,500, 15 और ये हो गया 15 और 5, 20, 20, 40, 41,500, 41,500, 4,13,000 आ गया। अच्छा, और ये है 4,03,000, 10,000 का मिसमैच। 10,000 का मिसमैच हो गया, या फिर मेरे से गलती हुआ है, देखना पड़ेगा। फिर 10,000 क्या था, 10,000 का कोई आइटम था क्या?
10,000 का मुझे तो नहीं दिख रहा है, 10,000 का कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ है जो एसेट साइड में जाएगा, या फिर मेरा इधर टोटल गलत हुआ भी हो सकता है। देखते हैं, एक मिनट हम अपने कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये वाले कैलकुलेटर पे। 1 लाख माइनस 20,000 प्लस 24,000, तो ये हो जाएगा 1,04,000। अच्छा, इसके बाद प्लस 2 लाख प्लस 50,000, 24, 23 और 2,000। अब तो कुछ अलग ही निकल गया। 1,04,000 प्लस 2 लाख, 50 और 24 प्लस 23 प्लस 2,000, 4,03,000। अच्छा हाँ ठीक है, आया 4,03,000। अब बाकी यहाँ पर फिर से देखते हैं, 99,27 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000। अच्छा, फिर यहाँ पर 38, 1 लाख 15 bills receivable, 12,500, 15,000, prepaid interest 1,500, 5,000 और 20,000। 4,13,000 आ रहा है, इधर 4,03,000 आ रहा है मेरा। 10,000 क्या गलत हो रहा है? 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर परचेज रिटर्न। अच्छा एक मिनट देखते हैं, यहाँ तो आंसर क्या हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं गलत क्या हो गया है मेरा। 4,03,000 ही होगा। अच्छा 4,03,000 होना चाहिए। चलो ठीक है, एक साइड तो ठीक है मेरा, इसका मतलब, बट यहाँ पर क्या गलत हो गया चेक करते हैं। प्लांट मशीनरी 27,000 होगा, ठीक है, मैंने वही लिखा है। लैंड बिल्डिंग 99,000, फर्नीचर फिक्सचर 15, इन्वेस्टमेंट 25। फर्नीचर फिक्सचर 15, इन्वेस्टमेंट, ओ इन्वेस्टमेंट मैंने 35 लिख दिया है क्या? अच्छा ये 25 होगा, तो फिर मैंने लिखते हुए गलत किया है। यही वाला 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कि मैंने देख के गलत लिखा है। एसेट साइड में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? ओ 25 ही है, मैंने पता नहीं क्यों 35 लिख रखा है। 25, तो ये 10,000 इसीलिए मेरा कम दिख रहा था। ठीक है, 4,03,000 ही होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये देखो इससे हम लोग का लेकिन फाइनल अकाउंट्स का भी बेस बन गया। ठीक है, कैसे करके होना चाहिए। अब आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर वाला होता है।